Hello students, uh, we are discussing mood disorders as you all know, and in last video I had talked about unipolar um, disorder या जिसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, और उसके बारे में हम उसके डिफरेंट जनरल सिम्टम्स जो हैं हम डिस्कस कर रहे थे। एंड हमने संज्ञानात्मक उसके जो लक्षण थे वो डिस्कस किए थे। Now the next type of symptoms of unipolar disorder are motor symptoms या गति संबंधी लक्षण कि उसकी गति जो है किस तरह से प्रभावित होती है यूनिपोलर डिसऑर्डर से। तो मोटर सिम्टम्स या गति संबंधी सिम्टम्स का मतलब चलना फिरना, उसके जितने भी शारीरिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से प्रभावित होती हैं। तो सबसे पहले तो साइकोमोटर रिटार्डेशन या मनोगति मंदन जो है, साइकोमोटर रिटार्डेशन या मनोगति मंदन जो है वो उसमें देखने को मिलता है रोगी में। उसका जो मोटर बिहेवियर है या गति संबंधी बिहेवियर है वो बहुत स्लो हो जाता है ना, मंद पड़ जाता है, स्लो हो जाता है। और जो पर्सन होता है वो हमेशा उदास मुद्रा में बैठा रहता है। पर्सन इज ऑलवेज इन सैड पोस्चर। एक तो उसकी शारीरिक गति संबंधी जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत स्लो हो जाती हैं या धीमी हो जाती हैं, मंद हो जाती हैं। और दूसरा वो उदास पोस्चर में बैठा रहता है और ऐसा दिखाई देता है। इंडिफरेंस और लैक ऑफ इमोशन इज सीन, भाव शून्य दिखाई देता है, ऐसे लगता है कोई इमोशन ही नहीं है उसके अंदर। तो उदासीनता या भाव शून्यता इमोशनल रूप से उसमें पाई जाती है। कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं, कोई इमोशनल एक्सप्रेशंस नहीं, कोई इमोशंस वो दिखाता नहीं है। देन बोलने का जो पैटर्न है, स्पीच पैटर्न जो है वो भी प्रभावित होता है, वो भी बहुत स्लो हो जाता है। बोलना, उसका जो स्पीच होती है, वाणी जो होती है वो भी बहुत धीमी हो जाती है, बहुत धीरे बोलना, रुक रुक के बोलना। देन बहुत कम, स्पीक्स वेरी लेस एंड इन अनमॉड्यूलेटेड टोन, बहुत कम बोलता है और सीधा सीधा बोलता है। उसकी बोलने में या उसकी स्पीच में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, एक ही तरह के स्वर में वो बोलता है। तो इस तरह से साइकोमोटर रिटार्डेशन या मनोगति मंदन जो है वो यूनिपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर के पेशेंट में पाया जाता है। देन सेकेंड, इसका मोटर सिम्टम पहला है साइकोमोटर रिटार्डेशन, दूसरा है साइकोमोटर एजिटेशन, मनोगति उत्तेजना। कुछ रोगी जो होते हैं, कुछ में तो ये साइकोमोटर रिटार्डेशन पाया जाता है, कुछ में साइकोमोटर एजिटेशन, इसके ऑपोजिट पाया जाता है। चुपचाप नहीं बैठ पाते हैं। सम पेशेंट्स सिम्टम्स ऑफ एजिटेशन, उसमें उत्तेजना पाई जाती है, जैसे वहाँ पर बहुत मंदन पाया जाता है, यहाँ उत्तेजना पाई जाती है। निष्क्रिय नहीं बैठ पाते हैं, चुपचाप नहीं बैठ पाते हैं, हमेशा बेचैनी या उत्तेजना महसूस करते हैं और उनकी जो क्रियाएं होती हैं वो एमलेस होती हैं। So, in some patients, the symptom of agitation is found. उत्तेजना उनमें पाई जाती है। They can't sit quietly or without any activity. चुपचाप बिना किसी काम के नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ उनको करते ही रहना होता है। So, there is a restlessness and excitement. बेचैनी और उत्तेजना उनमें पाई जाती है। The activities are not goal directed but aimless. जो activities वो करता है, जो गतिविधियाँ वो करता है, वो कैसी होती हैं? एमलेस होती हैं, उद्देश्यहीन होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइकोमोटर एजिटेशन। देन जैसे मोटर सिम्टम थे, उसी तरह से फोर्थ टाइप का जो कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स है दैट इज सोमैटिक सिम्टम्स या कायिक लक्षण, बॉडी संबंधित जो सिम्टम्स हैं। उसमें डिस्टर्ब स्लीप देखने को मिलती है कि जो ये पेशेंट होता है इसमें या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम स्लीप जो है वो ले पाता है। उसका स्लीप पैटर्न, सोने का उसका जो
सोने उठने का जो उसका पैटर्न है, तरीका है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ईटिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाता है स्लीप की तरह, आइदर बहुत ज़्यादा हो जाता है खाना पीना या बहुत कम हो जाता है। देन फिज़िकल इलनेसेस उसमें देखने को मिलती हैं, कई तरह की जो शारीरिक बीमारियां हैं वो देखने को मिलती हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम भी प्रभावित हो जाता है इस डिसऑर्डर से, और जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां शारीरिक जो हैं वो उसमें देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ये होता है यूनिपोलर डिसऑर्डर जो होता है, इसमें किस किस तरह के डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स या लक्षण जो है वो पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जो बायपोलर डिसऑर्डर है। और बायपोलर डिसऑर्डर को बोलते हैं मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। यूनिपोलर को बोलते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बायपोलर डिसऑर्डर को बोलेंगे मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, जो ये टाइप है मूड डिसऑर्डर का, इसमें क्या है कि इसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों तरह के लक्षण जो हैं वो देखने को मिलते हैं पेशेंट में। तो उत्साह विषाद विकृति भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें कभी कभी जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा विषाद या डिप्रेशन में दिखाई देता है। कभी उत्साह वाला पक्ष जो है वो सक्रिय रहता है, और कभी विषाद वाला जो पक्ष है वो सक्रिय रहता है। देयर आर टू फेजेस, वन इज मैनिक फेज and another is depressive phase. Sometimes this manic phase is active, sometimes depressive phase is active in the person. Then bipolar disorder is a disorder in which mood changes between mania and depression. इसमें जो मूड है वो फ्लक्चुएट करता है, कीप्स चेंजिंग, कभी इधर कभी उधर। तो कभी बहुत ज़्यादा मेनिया में होता है बहुत ज़्यादा उत्साह, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, और कभी डिप्रेशन, सब कुछ बिल्कुल धीमा, लो, दबा हुआ, उस तरह से। दोनों तरह की मेनिया और डिप्रेशन, दोनों तरह की घटनाएं जो हैं वो पेशेंट द्वारा एक्सपीरियंस की जाती है, अनुभव की जाती है। मतलब दोनों ही चीज़ों का मिक्सचर होता है, इसीलिए इसको बायपोलर डिसऑर्डर बोला गया, जहाँ पर दो तरह के बिल्कुल अलग अलग सिम्टम्स पाए जाएं, ऑपोजिट सिम्टम्स पाए जाएं, उसको बायपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। अब इसके सिम्टम्स किस तरह से होते हैं? सबसे पहले मैनिक बिहेवियर, क्योंकि इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, वन इज़ मैनिक फेज, अनदर इज़ डिप्रेसिव फेज। तो सबसे पहले मैनिक बिहेवियर या मैनिक फेज जो होता है, उसमें किस तरह का होता है सिम्टम्स, उनको भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इमोशंस किस तरह से उसमें चेंज होते हैं, या इमोशंस पे किस तरह से असर पड़ता है। तो इलेशन, बहुत ज़्यादा उल्लास का रहना, बहुत खुश व्यक्ति को लगता है सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत उत्साहित, बहुत खुश, सब कुछ बहुत अच्छा है जीवन में, उस तरह की फीलिंग। देन प्राइड, वो अपने पे प्राइड करता है, घमंड करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत उच्च हूँ, बहुत उस तरह की चीज़ें, प्राइड। देन यूफोरिया इज़ सुख भ्रांति, कि मैं बहुत सुखी हूँ, हर चीज़ मेरे जीवन में परफेक्ट है, उस तरह की जो फीलिंग, दैट इज़ कॉल्ड यूफोरिया। एक्सेस सोशियबिलिटी, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, अत्यधिक सामाजिकता जो है वो देखने को मिलती है। देन इम्पेशंस या बेचैनी। तो इस तरह की चीज़ें, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस तरह के पाए जाते हैं। मैनिक बिहेवियर जो होता है, जब मैनिक फेज़ होता है, उसमें का जो मैनिक बिहेवियर होता है, उसमें इस तरह के फेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पाए जाते हैं। देन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या संज्ञानात्मक विशेषताएं। तो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, विचारों की उड़ान, बहुत कभी कोई विचार आ रहा है, कभी कोई विचार आ रहा है, जैसे कि विचार उड़ रहे हैं उसके मस्तिष्क में, उसके मन में, ठीक है। रेसिंग थॉट्स भी उस तरीके की, आइडियाज़ और विचार दोनों जो हैं वो बहुत तेज़ आ रहे हैं, उड़ रहे हैं, जैसे मानो बहुत ज़्यादा विचार एक समय पे, बहुत ज़्यादा
आइडियाज़ एक तरह समय पे बहुत ज़्यादा थॉट्स एक समय पे उसके माइंड में आती रहती हैं। देन कंपल्शन टू एक्ट, कुछ ना कुछ करते ही रहना है, दैट इज़ कंपल्शन टू एक्ट, कुछ ना कुछ करते ही रहना है। इम्पल्सिव बिहेवियर, इम्पल्सिव बिहेवियर इज़ अचानक से किया जाना वाला बिहेवियर, बिना सोचे समझे किया जाने वाला आवेगी व्यवहार। देन एक्सट्रीमली पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा आत्मधारणा, बहुत ज़्यादा सकारात्मक आत्मधारणा, अपने बारे में बहुत ऊंचा ऊंचा सोचना, अच्छा अच्छा सोचना। देन ग्रैंडियर डिल्यूशन, ग्रैंडियर डिल्यूशन होता है इसको श्रेष्ठता व्यामोह भी बोला जाता है। तो ग्रैंडियर डिल्यूशन या श्रेष्ठता व्यामोह का मतलब है कि अपने आप को बहुत ग्रैंड समझना, बहुत ग्रेट पर्सन समझना, अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियाँ होना, तो वो हो गया ग्रैंडियर डिल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों का होना, ये हो गया कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। देन थर्ड टाइप्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ दिस मैनिक फेज और मैनिक बिहेवियर इज मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, गति संबंधी जो विशेषताएं हैं। हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा अति सक्रियता का होना, और उसके बावजूद भी थकान ना होना, बहुत एक्टिव, कुछ ना कुछ करते रहेगा, चलता रहेगा, बोलता रहेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहेगा फिजिकल, लेकिन फिर भी थकान का ना होना। बहुत कम सोना, वेरी लेस स्लीप, बहुत कम सोना। और भोजन संबंधित या खाने संबंधित जो कृतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा या बहुत कम खाना, तो इस तरह के इसमें पाए जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब ये तो था मैनिक फेज की बात, क्योंकि हमने बात की कि इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर में दो तरह की फेजेस या दो तरह के पड़ाव होते हैं, या दो तरह की घटनाएं इसमें देखने को मिलती हैं, दो पहलू होते हैं इसके। तो वो सारी जो हमने अभी बात की वो मैनिक फेज की थी। अब जब वो मैनिक फेज ख़त्म हो जाता है और डिप्रेसिव में आ जाता है वो, तो कभी डिप्रेसिव में आता है, कभी मैनिक में आता है, इस तरह से चलता रहता है। तो डिप्रेसिव बिहेवियर जो जब होता है या डिप्रेसिव फेज जब होता है, तो उसमें भी कुछ एक उसी तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, वैसे ही विशेषताएं पाई जाती हैं जैसे मैनिक फेज में। तो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के होते हैं मैनिक फेज में? मैनिक फेज में डिप्रेसिव फेज में किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहले इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्लूमीनेस, बहुत ज़्यादा दुख का भाव, बहुत ज़्यादा उदासपन का भाव, है ना, बहुत ज़्यादा दुखी, जिसको कहते हैं दुख का वो भाव देखने को मिलता है। देन निराशा, होपलेसनेस, निराशा, सोशल आइसोलेशन, सामाजिक रूप से अलग थलग रहना, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, एंड एंगर, क्रोध। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिप्रेसिव फेज की, जहाँ व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, बहुत उदास रहता है, बहुत निराश रहता है, लोगों से अलग थलग रहता है, चिड़चिड़ापन उसमें देखने को मिलता है, और गुस्सा या क्रोध देखने को मिलता है। देन सेकेंड टाइप कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या संज्ञानात्मक विशेषताएं। इसमें जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, सोचने समझने की उसकी जो क्षमता होती है बहुत स्लो हो जाती है, विचारशीलता बहुत कम हो जाती है। रिपीटेड थॉट्स ऑफ वरी, चिंता करता रहता है बार बार, कभी किसी चीज़ के बारे में, कभी किसी चीज़ के बारे में। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसको निर्णय लेने की क्षमता जो है उसकी बहुत कम हो जाती, कमज़ोर हो जाती है। देन नेगेटिव सेल्फ इमेज हो जाती है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो मेनिया के ऑपोजिट हैं। मेनिया में ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, यही कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन उल्टे थे इनसे। नेगेटिव सेल्फ इमेज हो जाती है, अपने बारे में उसकी जो धारणा होती है बहुत वो नकारात्मक हो जाती है, अपने अपने में बुराइयां ही ढूंढता है, अपने को बुरी नज़र से ही देखता है, मेरे में ये कमी, मेरे में वो कमी। सेल्फ ब्लेम, अपने आप को ब्लेम करना या आत्मनिंदा करना, हर चीज़ के लिए अपने ऊपर ब्लेम लेना, अपने को दोषी समझना, दोषी ठहराना। गिल्ट एंड हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, अपराध बोध, गिल्टी फील करना, विभिन्न कार्यों के लिए, दूसरे ने भी कोई गलती करी तो उसके लिए भी अपने आप को गिल्टी फील
रात बहुत फील करना, एंड हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, या इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलेंगे तो ये डिल्यूजन अबाउट डिजीज़, डिल्यूजन अबाउट पैथोलॉजी, कि मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे वो बीमारी हो गई है ना, कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, कहीं मुझे वो तो नहीं हो गया, या वो बिलीव करने लग जाता है कि मुझे ये पर्टिकुलर बीमारी हो गई है. दैट इज़ कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियोसिस या डिल्यूजन अबाउट पैथोलॉजी, फिजिकल पैथोलॉजी. देन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, गति संबंधी जो विशेषताएं हैं, जैसे मेनिया में सब कुछ बहुत ज़्यादा गति बढ़ जाती है, यहाँ पे उल्टा होता है, स्लो डाउन ऑफ मोटर एक्टिविटी. मोटर एक्टिविटी या गति संबंधी जो क्रियाएं हैं वो बहुत धीमी पड़ जाती हैं, कम हो जाती हैं. फटीग, बहुत थकान महसूस करता है व्यक्ति. डिफ़िकल्टी इन स्लीप, सोने में उसको दिक्कत होती है, नींद नहीं आती. एंड डिक्रीज्ड हंगर, भूख जो है उसकी बहुत कम हो जाती है. तो इस तरह से डिप्रेसिव फेज़ में जो डिप्रेसिव बिहेवियर मिलता है देखने को बाइपोलर डिसऑर्डर में, उसमें ये विशेषताएं जो हैं इस तरह की पाई जाती हैं. थैंक यू. आई होप यू ऑल आर मेकिंग नोट्स. कीप मेकिंग नोट्स बाय पॉजिंग द वीडियो. वीडियो को पॉज करिए और नोट्स बनाते रहिए. आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, जैसे आप क्लास नोट्स बनाते हैं उसी तरह से आप इन लेक्चर से नोट्स बनाइए. तो आप लोगों के पास काफ़ी काम है करने को. डोंट थिंक कि बस वीडियो आएगा, कोई क्लास होगी कोई वीडियो के माध्यम से तभी हमारे पास कुछ काम है, अदरवाइज कोई काम नहीं है. यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. कीप डूइंग दैट. थैंक यू.